जय हिंद दोस्तों, मैं रवीश कुमार आप लोग को आपके अपने यूट्यूब चैनल परफेक्ट नॉलेज पॉइंट पे स्वागत करता हूं। आज हम लोग केमिस्ट्री क्लास का 11वां क्लास आप लोग के बीच लेकर के आया हूं। आज हम लोग इस क्लास में सीखेंगे केमिस्ट्री सब्जेक्ट का चैप्टर रेडियो एक्टिविटी। देखेंगे रेडियो एक्टिविटी होता क्या है, रेडियो एक्टिविटी कहते किसको हैं, रेडियो एक्टिविटी का क्या गुण होता है, कौन कौन से पदार्थ रेडियो एक्टिविटी होंगे, कौन कौन से पदार्थ रेडियो एक्टिविटी नहीं होंगे। कहने का मतलब है कौन कौन से पदार्थ रेडियो सक्रियता होंगे और कौन कौन से पदार्थ रेडियो सक्रियता नहीं होंगे। रेडियो सक्रियता होने के लिए क्या गुण है, रेडियो सक्रियता का मात्रक क्या है, उनका खोज किसने किया था, वो सब हम आज लोग इस चैप्टर में देखेंगे। तो बने रहिएगा हमारे साथ शुरू से लेके अंत तक। आइए बिना देर किए हुए चलते हैं हम अपने क्लास की ओर। तो सबसे पहला है रेडियो एक्टिविटी। रेडियो एक्टिविटी को हिंदी में कहा जाता है रेडियो सक्रियता। अब मान लीजिए ये कोई पदार्थ रहा, ये कोई पदार्थ रहा, यदि ये अपने अंदर से सामान्य किरणों को, मतलब कि वैसे किरण को उत्सर्जित करता है जो कि हमारे लिए हानिकारक साबित ना हो, तो उसको हम रेडियो एक्टिविटी नहीं कहेंगे। और यदि ये अपने अंदर से किसी हाई लेवल के किरण, जैसे गामा किरण हो गया, अल्फा किरण हो गया, बीटा किरण हो गया, अगर ये सब को ये अपने से के अंदर से उत्सर्जित करता, अपने अंदर से निकालता है, तो ये हमारे लिए ये सब किरणें हानिकारक साबित होता है। इसीलिए हम इसको बोलते हैं रेडियो एक्टिविटी पदार्थ। अब रेडियो एक्टिविटी का खोज किसने किया था, रेडियो एक्टिविटी जो नेचुरल रेडियो एक्टिविटी था, मतलब कहने का मतलब है प्राकृतिक रूप से जो रेडियो एक्टिविटी था उसका खोज किया था हेनरी बैक्यूरेल साहब ने। और जो मानव के द्वारा रेडियो एक्टिविटी उत्पन्न किया गया था, जो वैसे पदार्थ जो मानव के द्वारा, वैसे रेडियो एक्टिविटी पदार्थ जो मानव के द्वारा बनाया गया था, उसका जो खोज किया था वो किए थे एडविन क्यूरी साहब। कौन किए थे? एडविन क्यूरी साहब। और नेचुरल रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने किया था? हेनरी बैक्यूरेल साहब ने। अब देखिए, कोई भी चीज़ अगर खोज हुआ तो उसको मापने का भी तो कोई ना कोई यंत्र होता है, या उसको मापते भी तो है किसी में, या तो केजी, मीटर, सेंटीमीटर, किलोग्राम, ऐसे कुछ करके। तो उसको जो मापते हैं उसको बोलते हैं मात्रक। तो मात्रक हो जाता है रेडियो एक्टिविटी का क्यूरी। क्या होता है? क्यूरी। किसमें मापते हैं? तो क्यूरी में मापते हैं। अब देखिए, उसको मापने के लिए कोई ना कोई यंत्र तो चाहिए या स्केल वगैरह चाहिए। उसके स्केल को, रेडियो एक्टिविटी मापने के लिए जिस स्केल का प्रयोग किया जाता है उस स्केल को बोलते हैं जीएम काउंटर। कहने का मतलब है ग्यूमेर काउंटर। ग्यूमेर काउंटर, इसका फुल फॉर्म होता है ग्यूमेर काउंटर। इसको बोलते हैं शॉर्ट में जीएम काउंटर। अब देखिए, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि रेडियो एक्टिविटी पदार्थ अपने अंदर से हानिकारक विकिरणों को उत्सर्जित करता है, तो वो हमारे लिए हानिकारक साबित होता है। अब जहाँ पे बहुत बड़े बड़े परमाणु भट्टी या परमाणु संयंत्र स्थापित किए गए हुए हैं, जैसे तारापुर वगैरह में, तो वहाँ पे अगर मान लीजिए किसी कारणवश या दुर्घटनावश वो रेडियो एक्टिविटी पदार्थ लीकेज होने लगे या निकलने लगे अपने आप, तो वहाँ पे अगर वो आदमी के शरीर पे पड़ेगा तो वहाँ पे वो गला में घेगा नामक रोग को उत्पन्न कर देता है, जिसके इलाज के लिए हम लोग पोटासियम आयोडाइड का उपयोग करते हैं। किसका उपयोग करते हैं? पोटासियम आयोडाइड का उपयोग। इसकी उपयोग करने से वो जो है घेगा नामक रोग नहीं होता है। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। अब देखिए, हमारा अगला टॉपिक है रेडियो सक्रियता के कारण। रेडियो एक्टिविटी होने का क्या कारण होता है? कोई भी पदार्थ रेडियो एक्टिविटी होगा या नहीं होगा, उसका क्या कारण है, क्या कारण, अगर वो क्या नियम या क्या शर्त उसमें होगा तो वो रेडियो एक्टिविटी होगा या नहीं। पहला कारण है भारी नाभिक का होना। क्या? भारी नाभिक। जितने भी रेडियो एक्टिविटी पदार्थ होते हैं वो सब की नाभिक क्या होते हैं? भारी रहते हैं। अब भारी नाभिक किसके कारण होता है? आप सब जानते हैं कि परमाणु के नाभिक में क्या रहता है? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन।
इसी दोनों में से किसी कारण या दोनों के कारण परमाणु का नाभिक भारी हो सकता है। तो दूसरा पॉइंट है न्यूट्रॉन की अधिकता। न्यूट्रॉन की अधिकता, यदि किसी परमाणु में प्रोटॉन की संख्या से बहुत अधिक संख्या में न्यूट्रॉन की संख्या हो जाता है, उस केस में परमाणु या पदार्थ रेडियो एक्टिविटी हो जाता है। आगे हम लोग देखते हैं प्रोटॉन की संख्या से न्यूट्रॉन की संख्या कितना ज़्यादा हो जाता है जिससे कि कोई भी पदार्थ रेडियो एक्टिविटी हो जाता है। आप एक एग्जाम्पल ले सकते हैं कोई पदार्थ रेडियो एक्टिविटी है या नहीं, मतलब RD है या नहीं, उसमें ये होने के लिए उसको N/P जो है, मतलब कहने का मतलब है न्यूट्रॉन की संख्या में प्रोटॉन की संख्या से अगर भाग देंगे तो ये जो होगा इसका रिजल्ट जो आएगा वो 1.5 से बड़ा होना चाहिए। अगर कोई रेडियो एक्टिविटी पदार्थ है, अगर उसका जांच करना है कि वो रेडियो एक्टिविटी पदार्थ है या नहीं है, उसको जांच करने के लिए आप सिंपली उस परमाणु या उस पदार्थ के न्यूट्रॉन की संख्या में प्रोटॉन की संख्या से भाग दे दीजिए। यदि रिजल्ट मतलब भाग देने पर जो भागफल आता है वो यदि 1.5 से बड़ा है तो वो पदार्थ रेडियो एक्टिव होंगे। अगर बड़ा नहीं आता है या इसके इक्वल भी आ जाता है तो वो पदार्थ रेडियो एक्टिव नहीं होंगे। जैसे एग्जांपल में ले सकते हैं, 1 नंबर एग्जांपल में ले सकते हैं हाइड्रोजन 1H1। इसमें देखते हैं, आप देखिए प्रोटॉन की संख्या कितना है, N/P बराबर प्रोटॉन की संख्या कितना है 1 और न्यूट्रॉन की संख्या कितना है। अगर 1 में से हम 1 घटा दें, कहने का मतलब न्यूट्रॉन की संख्या कैसे निकालते हैं, ऊपर वाले परमाणु भार में से घटाते हैं परमाणु क्रमांक को। 1 में से 1 घटाएंगे क्या आ जाएगा 0, यहाँ आ जाएगा ये 0। इसमें तो एक और न्यूट्रॉन नहीं है, 0 है, ये आ गया 0। क्या 0 बड़ा है 1.5 से, 0 बड़ा है 1.5 से नहीं है तो ये रेडियो एक्टिव पदार्थ नहीं होंगे। अब इसी के समस्थानिक हाइड्रोजन का ही समस्थानिक अगला चेक करते हैं, 2 नंबर ट्राइटेरियम। इसका कैसा होता है संकेत1H3 कैसा होता है 1H3। अब इसको चेक करते हैं N/P पर। देखिए प्रोटॉन की संख्या 1 तो नीचे में 1, न्यूट्रॉन की संख्या कैसे निकालेंगे, 3 में से 1 घटाएंगे, परमाणु भार में से परमाणु क्रमांक घटाएंगे, 3 में से 1 घटाएंगे 2, ये आ गया 2। ये 2 जो है 1.5 से बड़ा है, कहने का मतलब 2 जो है 1.5 से बड़ा है, इसलिए ये रेडियो एक्टिव पदार्थ होंगे। आप नोट करके एक चीज़ लिख सकते हैं कि दुनिया की सबसे हल्की रेडियो सक्रिय पदार्थ ट्राइटेरियम है। क्या है ट्राइटेरियम 1H3 होता है दुनिया की सबसे हल्की रेडियो सक्रिय पदार्थ ट्राइटेरियम 1H3 होता है या है। अब हम चलते हैं अगले नेक्स्ट टॉपिक की ओर। देखिए अब जो है हम अगला पदार्थ चेक करते हैं रेडियो एक्टिव है या नहीं है। जैसे आप ले सकते हैं यूरेनियम 200 और यूरेनियम 92 और 235। क्या यूरेनियम 92 235, इसको हम चेक करते हैं। देखिए इसको क्या करेंगे, न्यूट्रॉन बटे प्रोटॉन में कन्वर्ट करते हैं। प्रोटॉन कितना है 92 और न्यूट्रॉन कितना है, तो आप घटा सकते हैं। 5 में से 2 गया 3 और 13 में से 9 गया 4,
इधर बच गया 1। अब इसको डिवाइड कीजिएगा तो आपका जो रिजल्ट आ जाएगा वो हो जाएगा 1.55, जो कि 1.5 से बड़ा है, जो कि 1.5 से है। यूरेनियम के अगर न्यूट्रॉन संख्या 44 में प्रोटॉन संख्या 92 से भाग दिया जाता है तो 1.55 आता है, कहने का मतलब 1.5 से वो बड़ा है। तो यूरेनियम भी एक रेडियो एक्टिव पदार्थ होता है। अब देखिए हम लोग बारी बारी से अल्फा कण, बीटा किरण और गामा किरण ये सब के गुण देख लेते हैं, किसमें क्या गुण होता है नहीं होता। देखिए अल्फा रे और बीटा रे और गामा रे का जो गुण है उसको कहाँ कहाँ पे क्या लाएंगे तो उसका क्या रिएक्शन होगा, वो कैसा एक्शन देगा, वो सब हम देखते हैं। सबसे पहले चार्ज की बात करते हैं। तो चार्ज में ये जो है पॉजिटिव रहता है अल्फा किरण और ये निगेटिव रहता है, और इस पर जो है कोई चार्ज नहीं रहता है, इस पर जो है तो कोई चार्ज नहीं रहता है। अर्थात अल्फा किरण पॉजिटिव किरण है, बीटा किरण निगेटिव किरण और गामा किरण पे कोई चार्ज नहीं, वो न्यूट्रल रहता है। और विद्युत क्षेत्र में यदि हम लाते हैं अल्फा किरण तो ये विक्षेपित हो जाता है। क्या होता है? विक्षेपित हो जाता है। क्या विक्षेपित हो जाता है? और बीटा किरण भी विक्षेपित हो जाता है। क्या विक्षेपित हो जाता है, मतलब एक दूसरे से दूर भागने लगता है। और ये जो है इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जब हम किसी विद्युत क्षेत्र से गामा किरण को गुजारते हैं तो उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। यदि बीटा किरण को गुजारेंगे तो विक्षेपित हो जाएगा और अल्फा किरण भी विक्षेपित हो जाएगा। और देखिए फोटोग्राफी प्लेट, जब भी किसी फोटोग्राफी प्लेट से होकर अल्फा रे को गुजारा जाता है तो वो फोटोग्राफी प्लेट को प्रभावित कर देता है। क्या प्रभावित कर देता है? बीटा किरण भी फोटोग्राफी प्लेट को प्रभावित कर देता है, जबकि ये कुछ नहीं करता है। क्या ये कोई प्रभाव नहीं डालता। तो यहाँ पर आप इसमें लिख सकते हैं नो चार्ज, गामा रे पर कोई चार्ज नहीं। जब फोटोग्राफी प्लेट से होकर तीनों रे को बारी बारी से गुजारा जाता है तो अल्फा किरण प्रभावित करता है फोटोग्राफी प्लेट को, बीटा भी प्रभावित करता है फोटोग्राफी प्लेट को, और गामा रे प्रभावित नहीं कर पाता। अब देखिए भेदन क्षमता। भेदन क्षमता की बात किया जाए तो सबसे कम भेदन क्षमता होती है अल्फा किरण की। क्या होता है? सबसे कम होता है अल्फा किरण का कम, मतलब सबसे कम भेदन क्षमता अल्फा किरण का। इसका जैसे मध्यम रहता है। क्या मध्यम, ना ही ज़्यादा, मतलब औसत बोल सकते हैं, औसत, ना ही सबसे ज़्यादा होता है ना ही सबसे कम होता है, ये बीच का होता है। और सबसे अधिक जो भेदन क्षमता है या चाल गति करने की क्षमता वो रहती है गामा किरण। किसकी रहती है? गामा किरण की। अब देखिए प्रकृति, वो दिखने में कैसा, तीनों वेव में कौन कैसा दिखता है वो देखते हैं। अल्फा किरण जो है वो दिखता है हीलियम 2He4 की जैसा। किसा? 2He4 की जैसा, कहने का मतलब हीलियम जैसा। और बीटा किरण किसके जैसा दिखता है? इलेक्ट्रॉन की जैसा। किसके जैसा? इलेक्ट्रॉन की जैसा। और ये कैसा दिखता है? ये दिखता है विद्युत चुम्बकीय तरंग की तरह। कैसा? विद्युत चुम्बकीय तरंग, विद्युत चुम्बकीय तरंग की तरह ये बिहेव करता है। कौन? गामा किरण। और बीटा किरण के साथ बिहेव करता है इलेक्ट्रॉन की जैसा, और अल्फा किरण के साथ बिहेव करता है तो हीलियम की जैसा। अब आयनन क्षमता। आयनन क्षमता सबसे पहले कहते हैं किसको? देखिए जो सबसे ज़्यादा गैस के बूंदों को तोड़ेगा उसी बोलते हैं आयनन क्षमता। तो अल्फा किरण जो है सबसे ज़्यादा गैस के बूंद को तोड़ता है, इसका जो है आयनन क्षमता अधिक रहता है। क्या अधिक रहता है, या बोल सकते हैं हाई। और इसका जो है मीडियम रहता है। मीडियम मतलब औसत ही बोल सकते हैं आप, मध्यम में। और इसका जो है सबसे कम होता है। क्या ये जो है सबसे कम गैस के बूंदों को तोड़ता है, इसका आयनन विभव सबसे कम होता है। अब देखिए अब अगला टॉपिक है ग्रुप डिस्प्लेसमेंट थ्योरी। क्या? ग्रुप डिस्प्लेसमेंट थ्योरी। ग्रुप डिस्प्लेसमेंट थ्योरी को हिंदी में कहते हैं वर्ग विस्थापन सिद्धांत। क्या? वर्ग विस्थापन सिद्धांत। मतलब बताएंगे इसके बारे में डिटेल से, जैसे कि यूरेनियम,
92 से 91 हो जाता है, परमाणु क्रमांक पे 90 हो जाता है। अलग अलग समस्थानिक में चले जाना, उसी बोला जाता है ग्रुप डिस्प्लेसमेंट थ्योरी। तो आइए देखते हैं ग्रुप डिस्प्लेसमेंट थ्योरी को दिया किसने था। तो ग्रुप डिस्प्लेसमेंट थ्योरी को 3 वैज्ञानिकों ने दिया था। कितने वैज्ञानिक ने? 3 वैज्ञानिकों ने मिलकर दिया था। सबसे पहला वैज्ञानिक था सोडी, दूसरा थे फैजान, तीसरा रसेल थे। कौन थे? रसेल। ये 3 वैज्ञानिक ने मिलकर के ग्रुप डिस्प्लेसमेंट थ्योरी को दिया था। ग्रुप डिस्प्लेसमेंट थ्योरी में होता क्या है, जैसे आप देखिए, ये है जैसे अल्फा किरण। क्या? अल्फा किरण। हम बताए थे अभी जस्ट कि इसके पर अभी जस्ट बताए थे अल्फा किरण क्या होता है, किसके जैसा बिहेव करता है। तो ये करता है 2He4, मतलब हीलियम के जैसा बिहेव करता है। अब मान लीजिए ये रहा यूरेनियम 92 235। क्या? 92 235। अगर किसी रेडियो एक्टिव पदार्थ से हम अगर एक अल्फा को निकालते हैं तो करता क्या है, उस रेडियो एक्टिव पदार्थ के परमाणु क्रमांक यानी कि नीचे वाले में 2 की कमी कर देता है और परमाणु भार यानी कि ऊपर वाले में 4 की कमी कर देता है। कैसे देखते हैं, जैसे मान यहाँ पे देखिए ये है यूरेनियम 92 235। अगर हम इससे एक अल्फ़ा निकाल लेते हैं, इसमें ये 2 की कमी करेगा, नीचे से 2 की कमी होने जाएगा तो ये हो जाएगा 90। और अगर एक अल्फ़ा निकाले तो ऊपर से हो जाएगा 4 की कमी, ऊपर से हो जाएगा 231। क्या? 231। अगर मान लीजिए हम इससे और एक अल्फ़ा निकाल लिए, ये हो जाएगा यूरेनियम, फिर से 2 कम जाएगा 88। और यहाँ पे 31 में से 4 जाएगा 27, मतलब 227। अगर मान लीजिए हम यहाँ से एक और अल्फ़ा निकाल लेते हैं, ये हो जाएगा यूरेनियम 86 और ये हो जाएगा 223। कितना? 223। अगर मान लीजिए हम और निकाल लेते हैं, ये हो जाएगा यूरेनियम 84 और ये हो जाएगा 219। अगर हम और निकाल लेते हैं एक अल्फ़ा, ये हो जाएगा यूरेनियम 82 और ये 215। कितना? 215। मतलब कहने का मतलब है, अगर हम यूरेनियम से किसी रेडियोएक्टिव पदार्थ से एक अल्फ़ा निकालेंगे तो वो उसके परमाणु भार में 4 की कमी करेगा और परमाणु क्रमांक में 2 की कमी कर देगा। जैसे हम एक अल्फ़ा निकाले 92 से 90 हो गया, 90 से 88, 88 से 86, 86 से 87, 87 से 82। अब आप पूछ सकते हैं कि यहाँ से आगे भी बढ़ सकते हैं, तो नहीं, यहाँ से आगे नहीं बढ़ सकते हैं। क्या कि परमाणु क्रमांक 82, परमाणु क्रमांक जो 82 वो पीवी का होता है। किसका होता है? पीवी का। किसका? पीवी का। पीवी 282 215, जिसको कि हम लोग लेड या सीसा भी कहते हैं। क्या? सीसा भी कहते हैं। यहाँ तक रेडियो एक्टिव पदार्थ यहाँ तक आते आते स्टेबल हो जाता है। अगर हम इससे आगे जाते हैं 82 82 83 85 86 87 88 89 ऐसे करके अगर बढ़ते हैं तो हमको रेडियो एक्टिव पदार्थ मिलने लगता है। और अगर हम इससे नीचे जाते हैं 81 80 89 88 87 ऐसे करके जाते हैं तो रेडियो एक्टिव पदार्थ मिलना कम हो जाता है। मतलब आप बोल सकते हैं 82 तक में रेडियो एक्टिव पदार्थ मिलता है और इसके बाद जो है स्टेबल रहता है। और इसके बाद जो है 82 के बाद वाले जो अधिक वाले में जाएंगे तो वो स्टेबल नहीं रहता है, क्योंकि उसका जो इसके आगे जो परमाणु होगा उसका भार, नाभिक का भार अधिक रहेगा, तो इसलिए वो अनस्टेबल हो जाता है। अब क्यों नहीं होगा, आप यहाँ देख सकते हैं। अगर हम यहाँ N/P करें तो हमको 1.5 से बड़ा नहीं मिलेगा। देख सकते हैं आप। जैसे मान लीजिए ये P कितना है? 82 और इसमें घटाइए 15 में से 2 गया, सॉरी 5 में से 2 गया 3 और यहाँ बच गया 21 में 60 गया, कितना बचा? 13।
अब देखिए हम इसमें भाग देंगे तो 1.5 से ज़्यादा नहीं आता है। कैसे ना आता है आप देख सकते हैं, वो 1.5 से ज़्यादा नहीं आएगा। इसलिए जो है यहाँ के बाद रेडियो एक्टिव पदार्थ मिलना बंद हो जाता है। आप बोल सकते हैं हम कहाँ तक अल्फा निकाल सकते हैं, तो 82,215 तक निकाल सकते हैं। अर्थात किसी यूरेनियम 92,235 से कितने अल्फा मैक्सिमम निकाला जा सकता है? 1 2 3 4 5 अल्फा आप निकाल सकते हैं। और इसी प्रकार अगर हम बीटा निकालते हैं तो बीटा किसकी तरह बिहेव कर रहा था? बीटा कर रहा था बिहेव किसकी तरह? इलेक्ट्रॉन की तरह। किसकी तरह? इलेक्ट्रॉन की तरह। ये क्या करता है? मान लीजिए ये रहा यूरेनियम 92,235। ये क्या करता है? ये ऊपर वाला में कुछ नहीं करता है, नीचे वाला में एक जो बढ़ा देता है। क्या करता है? एक बढ़ा देता है। जैसे देख लीजिए, अगर यहाँ पर हम बीटा निकालेंगे, ये कर देगा इसको 93 और ये 235 का 235 ही रहेगा। और यहाँ निकालेंगे बीटा, ये कर देगा 94 और यहाँ 235 का 35 ही रहेगा। ये ऐसे कर देता है। पीरियोडिक टेबल में आप 82 मतलब लेड तक, सीसा तक आप रेडियो एक्टिव पदार्थ सीसा तक जाते जाते स्टेबल हो जाता है। रेडियो एक्टिव पदार्थ होता क्या? अपने में से अपने आप को छीन करने जाता है, मतलब अपने आप को नष्ट करते जाता है। अब देखिए इधर 94, फिर आगे जाएगा 95, लेकिन इसका परमाणु भार सेम रहेगा। इसका परमाणु भार सेम रहेगा। अब देखिए परीक्षा में क्वेश्चन पूछा कैसे जाता है, आपको इस तरह से एक क्वेश्चन आपको इस तरह से इक्वेशन ड्रॉ किया हुआ रहेगा। आपसे इसमें पूछ दिया जाएगा कि इस इक्वेशन में से कितने अल्फा और कितने बीटा निकाला गया है। तो आपको सबसे पहले करना क्या है? देखिए 92 से हो गया 88, इसका मतलब सबसे पहले अल्फा को निकाला गया है। अल्फा निकलता है तो नीचे में कितना कम करता है? 2 का। यहाँ देखिए कितना कमी हो गया? 2 दूनी 4 का। 92 से 88, यहाँ पे 4 की कमी हो गया, इसका मतलब 2 अल्फा निकाला गया। यहाँ देखिए 8 का कमी हुआ होगा, 15 में 8 गया 7, मतलब 35 में 8 गया 27 बच गया। तो आप यहाँ पे 2 अल्फा बोल सकते हैं। अब बीटा देखिए, बीटा निकलता है क्या करता है? वो डायरेक्ट परमाणु क्रमांक में वृद्धि करता है। अब देखिए 88 से 91 हो गया, कितना की वृद्धि हो गया? 3 का। तो ये हो गया 3 बीटा। आप इस प्रकार से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो रहने देते हैं, तो आज भर के लिए इतना ही रहने देते हैं। हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, मज़ेदार टॉपिक के साथ। अगर आपको इस क्लास में कहीं भी कोई दिक्कत हो, कोई डाउट हो, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, आपके कमेंट का जवाब ज़रूर दिया जाएगा। हम मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद, जय भारत।